तो अब तक की कहानियों में हमने बहुत सारे क्रिमिनल, सीरियल किलर और साइकोपैथ के बारे में बात की, बट इस बार ही हम सॉन्ग हा यून के बारे में बात करेंगे कि ये कैरेक्टर असल लाइफ में आखिर है कौन, सिंस की ये कहानी इस सीरीज की लास्ट कहानी होगी। ये केस पूरी तरह से रियल लाइफ इंसिडेंट को एक्सप्लेन करती है, तो इसे सिर्फ एक कहानी की तरह ना देखकर बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री की तरह देखना। ये केस शुरू होती है सॉन्ग हा यून के एक्सीडेंट के साथ, जो कि डिप्रेशन की वजह से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता। डिप्रेशन एक तरह से आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को खत्म करने लगती है और इंसान सिर्फ पेन से निकलने की कोशिश करता है, फिर उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों न पड़े। फ्रेंड्स और फैमिली साथ हो तो ठीक, नहीं तो सिर्फ मौत ही नजर आती है सामने। अभी के लिए जब हायोंग को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उन्हें कई महीनों तक आईसीयू में रखा जाता है, क्योंकि उस एक्सीडेंट की वजह से उन्हें बहुत चोट आई होती है। और इन सब के लिए युनसुक खुद को दोषी मानता है कि वो उसका ध्यान ठीक से रख नहीं पाया। इवन कि जब वो ठीक होता है तो उसके बाद भी उन्हें पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए डॉक्टर्स उसकी मॉम को बताते हैं कि वो ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। तो वही सोसाइटी में एक और सीरियल किलर अपना काम करने के लिए आता है, और अब तक की सभी किसी के बेस पर अगर हम ये कहें कि ये लोग इंसान नहीं होते तो ये बात गलत भी नहीं होगी। ये लोग बाहर से भले ही इंसान हो, बट इनका डर, इनका गुस्सा इन्हें अंदर से बहुत ही भयानक बना देता है, एक जानवर की तरह जो कि हमेशा ही अपने शिकार की खोज में होता है। और यही बात एक सीरियल किलर को एक नॉर्मल किलर से अलग बनाती है। इस पर्सन का नाम होता है कांग हो सुन। ये असली किलर का असली नाम है, जो कि इस तरह से दिखता है। ये काम करता है बॉडी मसाज पार्लर में, बट काम के खत्म होने के बाद ये एक सनकी बन जाता है, क्योंकि ये वुमन को इसलिए मारता है क्योंकि ये उन्हें मार सकता है। असल लाइफ में पता नहीं इसने कैसे मर्डर्स की शुरुआत की होगी, बट इस कहानी में ये अपना पहला मर्डर करता है एक कोरियोके सिंगर का, जिसको मारने के लिए ये बस स्टॉप पर जाकर उसे रास्ता बताने के लिए कहता है किसी जगह की। और ये लेडी भी उसे सारी डिटेल्स देने लगती है उसकी मदद करने के लिए कि उसे किस रास्ते से होकर कहां पर मोड़ लेना है और बाकी सब, जिसके लिए ये उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है कि अगर वो उसी तरफ जा रही है तो वो उसे छोड़ देगा। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि उसे रास्ता याद नहीं रहता, ताकि उसे उस पर ज्यादा शक न हो। बट फिर भी ये लेडी मना करती है कि वो बस के आने का वेट करेगी, और ऐसे ही वो बहुत सारे बहाने बनाने लगती है फॉर हर ओन सिक्योरिटी। बट फिर भी ये बंदा उसे कन्विंस कर लेता है अपने साथ आने के लिए। और फिर क्या था, सारी मेहनत तो यहाँ पर खत्म हो गई, बस इसे सही जगह की तलाश करनी होती है उसे मारने की। और जब वो लेडी इसे सेंस करके गाड़ी को रोकने के लिए कहती है तो ये उसकी एक भी नहीं सुनता, जिससे वो लेडी डर कर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, बट ये उसे वहीं पर मारकर बेहोश कर देता है कार के अंदर। और फिर उसके बाद वो उसकी बॉडी को बैग में डालकर उसे किसी नदी में फेंक देता है उसे ठिकाने लगाने के लिए। और इस केस को देख रहा होता है कैप्टन पार्क। ये पर्सन इतने सालों में भले ही ना बदला हो, बट इसका बिहेवियर जरूर बदल गया होता है, स्पेशली एनालिसिस टीम के लिए। और इस जगह पर ये मिलने आया होता है अपने खबरी से, जो कि इसे इस केस के साथ एक और केस के बारे में बताता है, जिसमें सेम ही तरह से एक लेडी गायब हुई होती है, बट किसी ने भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई होती है, जस्ट बिकॉज की वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। बट सिंस की वो केस भी सिमिलर होती है इस केस की तरह, ये उसे एनालिसिस टीम के रिपोर्ट के बेस पर इसे एक सीरियल किलिंग मानता है और रिपोर्ट करता है अपने सीनियर को। और साथ ही हायोंग को भी इस केस के बारे में बताने के लिए कहता है, सिंस की वही इस केस को बड़ी आसानी से समझ सकता है और इससे इनकी भी हेल्प हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि इनको पता नहीं होता कि हायोंग के साथ क्या हुआ है, बट ऐसा भी नहीं होता कि हर किसी को उसकी कंडीशन के बारे में पता हो। इसलिए ये ऑफिसर सारी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसमें हायोंग अभी के लिए नहीं होते। और जब सीन उन्हीं की तरफ शिफ्ट होती है तो उनकी हालत में अभी भी पूरी तरह से सुधार नहीं आए होती। इवन कि ये तो एनालिसिस टीम को क्विट करने की बात करते हैं कि वो फिर से उन क्रिमिनल से मिलना नहीं चाहते। वो बहुत डिप्रेस्ड है उन चालाक क्रिमिनल से मिलकर। साथ ही इसी हॉस्पिटल में काम करती है ये लेडी, जो कि मॉम होती है पहले केस में मरने वाले विक्टिम का। और हायोंग को यहाँ पर देखकर वो काफी सरप्राइज होती है, जो कि आगे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी के लिए उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं इंस्पेक्टर पार्क एंड युनसुक, और इनके हाथ एक इम्पोर्टेंट बात लगती है कि उस लेडी का सेल फोन डाइजोन लेक के पास बंद हुई थी। बट सिंस की कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, ये कुछ कह नहीं सकते कि वो अकेली गई होगी या किसी के साथ। और साथ ही उस इलाके में चलने वाली बसेस से भी इन्होंने पूछताछ की होती है कि अगर वो लेडी उनके बस में चढ़ी हो। साथ ही ये खुद भी उस जगह तक जाते हैं जहां पर उसकी फोन की लास्ट जीपीएस लोकेशन मिली थी, बट फिर भी इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि ये लोग इस बात को इग्नोर कर रहे होते हैं कि वो लेडी एक अनजान पर्सन की गाड़ी में नहीं बैठी होगी। तो वहीं कुछ दिनों बाद वो किलर फिर से निकलता है शिकार पर, और वही तरीका अपनाता है जैसे कि उसने पहले विक्टिम को मारने के लिए किया था। इवन कि वो उसे डराता भी है कि ये इलाका सुनसान है और उसे इस तरह से
अकेले नहीं रुकना चाहिए। बट जब वो फिर भी मना करती है उसके साथ ना चलने के लिए, तो ये भी वहीं पर रुकने की बात करता है कि जब तक कोई बस नहीं आती वो वहीं पर रुककर उसका ध्यान रखेगा और हर दूसरे मिनट वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है जिससे ये लेडी मान जाती है उसके साथ चलने के लिए। बट इससे पहले वो उसकी गाड़ी में बैठती ठीक यहीं पर आती है एक बस जिससे उस लेडी की जान बच जाती है। तो वहीं ये गुस्से में फड़फड़ाने लगता है उसके जाते ही। और फिर कुछ दिनों बाद वो एक और लड़की को अपने झांसे में उलझाता है जिसको लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसका जब वो विरोध करती है तो वो उसे भी मार डालता है। तो वहीं हायुंग धीरे धीरे रिकवर हो रहे होते हैं जिसमें उनकी हेल्प चॉय की मॉम भी करती है उनके लिए हेल्दी खाना बनाकर, और बाकी सभी लोग भी उन्हें गुड विशेष भेजते हैं, इवन की हर दिन मिलने के लिए भी आते हैं। और इसी तरह से टाइम वक्त के साथ निकलता जाता है। तो वह वो किलर लोगों को और भी सेफ फील करवाने के लिए अपनी कार में एक टेडी बियर रखता है और इसे रखने का एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है जिसके बारे में हम हायुंग से जानेंगे जब वो फिर से काम पर आएगा। अभी के लिए क्रिसमस फेस्टिवल चल रही होती है जिसमें हमें एक इमोशनल और वार्म सीन देखने को मिलती है चॉय की मॉम की तरफ से, जो कि उनसे अपनी बेटी के बारे में बात करते हैं कि अगर वो नहीं होते तो उसकी बेटी को मारने वाला किलर कभी पकड़ा ही नहीं जाता, और वो उसे ये काम करते रहने के लिए कहती है ताकि किसी और की बेटी के साथ कोई किलर वही सब ना कर सके। और ये सारी बातें एक तरह से हायुंग को हेल्प करती है अपना डिसीजन चेंज करने में, और वो फिर से मन बनाता है एनालिसिस टीम को ज्वाइन करने का। तो वहीं इस बार ये क्रिमिनल अपना शिकार बनाता है एक 20 साल के स्टूडेंट को जो कि देर रात क्रिसमस सेलिब्रेट करके अपने घर जा रही होती है, और इसके साथ भी वो जबरदस्ती करके उसे मार डालता है कहीं पर। और अब तक हायुंग को भी छुट्टी मिल चुकी होती है, इसलिए ये काम पर आते ही इस केस के बारे में जानने लगता है, और सारी डिटेल्स जानने के बाद इसे एक बात तो समझ में आती है कि वो सारी लड़कियां बस स्टॉप से गायब हो रही होती हैं। इसलिए ये क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बस स्टॉप से शुरुआत करने के लिए कहता है कि उन्हें वहीं से कोई सुराग मिलेगा। साथ ही वो इस बात तक भी पहुंचता है कि वो लड़कियां किसी अनजान की कार में नहीं बैठेंगी, इसलिए वो क्रिमिनल एक ऐसा पर्सन होगा जो कि उन्हें अपनी बातों में उलझा सकता है, या फिर उसकी कार में कुछ ऐसा होगा जिससे लड़कियां सेफ फील करने लगती हैं। और देखा जाए तो मोस्टली ऐसा होता है टैक्सी ड्राइवर के केस में, क्योंकि उन पर कोई भी शक नहीं करता। और इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए 2007 में एक टीम बनाई जाती है जिसमें युन टे को भी खुद को शामिल करने की रिक्वेस्ट करती है, सिंस कि वो ऑलरेडी कई बार हायुंग के साथ केसेस को सॉल्व कर चुकी होती है। और साथ ही इस टीम में ऑफिसर पार्क भी होते हैं जो कि हायुंग की काफी रेस्पेक्ट करते हैं उनके काम के लिए। और ये सब उनकी पॉइंट्स पर बात करने लगते हैं जो कि सभी मामलों में सिमिलर होती हैं, जैसे कि वो सभी वुमेन्स बस स्टॉप से गायब होती हैं, और वो भी रात के अंधेरे में। सैड पार्ट यहाँ पर ये होती है कि इस वक्त उन इलाकों में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए गए होते, और मे बी वो क्रिमिनल इसी बात का फायदा उठा रहा होगा। और सेम इसी चीज के लिए ये लोग कैमरास लगवाने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसे जल्दी ही अप्रूव भी कर दिया जाता है। बट इससे शायद वो किलर और भी सतर्क हो जाता है और ऑलमोस्ट 9 महीने तक वो किसी को भी नहीं मारता। और इसलिए ये उन मामलों के बारे में फिर से बात करने लगते हैं कि कोई भी वुमेन किसी अनजान की कार में क्यों बैठेगी। और इस बात का आंसर हर कोई देता है बस गैस लगाकर कि उसके पास कोई महंगी गाड़ी होगी, वो दिखने में अच्छा होगा, उसकी कार में कोई चीज हो सकती है लाइक बच्चा, कोई तस्वीर या फिर कोई सॉफ्ट टॉय। इन सब से इंसान सेफ फील करने लगता है दूसरों के बारे में। और जल्दी ही इन्हें एक और गायब हुई महिला के बारे में रिपोर्ट पता चलती है, जिसकी रिपोर्ट गुनपो शहर के थाने में दर्ज की गई होती है। और कुछ दिनों बाद एक पर्सन को जंगल में एक लाश मिलती है जिसकी रिपोर्ट जनवरी के महीने में लिखवाई गई थी। बट उस लेडी की लाश कई किलोमीटर दूर मिली होती है उसके गायब होने वाली जगह से, और वो भी एक दूसरे इलाके में। वो पर्सन रिस्क लेकर इतना दूर ट्रैवल क्यों करेगा, और इसलिए इनका मानना होता है कि वहाँ पर कुछ तो है, या फिर वो पर्सन वहीं पर शिफ्ट हो गया होगा। तो वहीं वो किलर अब एक और वुमन को मारता है, और उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए वो मास्क और विग पहनकर जाता है एक एटीएम में। इवन कि उसने उंगलियों में कॉन्डम्स भी लगाए होते हैं ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स उस एटीएम में रह न जाए। और उसके इन सारे बिहेवियर को देखकर एक लेडी को काफी अजीब लगता है, और इसलिए वो बाहर आकर उसे देखने भी लगती है। एंड सिंस की गायब हुई लेडी का एटीएम यूज हुआ होता है, उसी की खबर इन्हें पता चलती है, जो कि एग्जैक्टली उसी एटीएम में जाते हैं, और वो भी उसी के फोटो को लेकर जो कि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होती है, जिससे इन्हें उस पर्सन के बारे में तो ठीक से पता नहीं चलता, बट उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि उसी दिन से गायब होता है अपनी टैक्सी के साथ। और इसलिए ये उस इलाके के रोड कैमरास को चेक करने लगते हैं, जिसमें इन्हें उस पर्सन की गाड़ी दिख जाती है जिसमें वो किसी को बेहोश करके ले जा रहा होता है अपनी कार से। बट सिंस की वो फुटेज बहुत ज्यादा ब्लर्ड होती है, वो उसे ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और साथ ही उस कार का नंबर भी ठीक से नहीं दिखता। इसलिए यहाँ पर इनकी हेल्प करती है एक दूसरी टीम जो कि उस फुटेज का डीएनए एनालिसिस करती है, और वही टीम इन्हें उस कार का नंबर भी बताती है, और उसके मालिक के बारे में भी, जो कि होता है एक 38 साल का आदमी जिसका नाम होता है कांग हो सुन।
और उसकी इन्फॉर्मेशन जब इनके हाथ लगती है तो ये उसकी पूरी जन्म कुंडली लेकर बैठ जाते हैं कि वो काम क्या करता है और वो कहाँ पर रहता है एक्सेट्रा। साथ ही इन्हें एक सस्पिशियस केस ही पता चलती है उसके बारे में, जिसमें उसकी बीवी और सास की मौत हो गई होती है घर में आग लगने से, जिससे उस पर्सन को बहुत बड़ी रकम मिली होती है उसके इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से। इसलिए हायोंग यहाँ पर मिस युन को कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए कहता है कि जब वो उसे पूछताछ करने के लिए जाएगा तो वो इस बात का ध्यान रखे कि वो गुस्सा करता है या शांत रहता है। और यून टेगु जब उससे पूछताछ करने के लिए जाती है तो ये उसके सवालों का कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है, इवन कि उसकी कार में मौजूद उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है, जिसका नंबर जब ये मांगते हैं तो ये देने से मना कर देता है कि वो उसकी प्राइवेट लाइफ है। बट साथ ही वो उन्हें फंसाता जरूर है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने, और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में वो इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो वो उसका नंबर दे देगा। इसलिए ऑफिसर नाम इस बात को वेरीफाई करने के लिए जाता है उस रेस्टोरेंट में, जिसके बारे में यून रिपोर्ट करती है अपनी टीम को कि वो पर्सन किस तरह से बात कर रहा था और बाकी सब। और जब ऑफिसर नाम वापस आते हैं तो ये उसे कैमरा फुटेज के बारे में बताते हैं कि वो सच में वहाँ पर गया था उस दिन, और जिस औरत के साथ वो गया था उसकी शक्ल किसी भी गायब हुई महिला से नहीं मिलती। वो पर्सन भले ही जितना भी चालाक क्यों न हो, बट हर किसी से कोई ना कोई गलती जरूर होती है। जैसे कि उसने कहा था कि वो रात को 10 बजे अपने घर पहुंच गया था, जबकि उसकी कॉल रिकॉर्ड्स कुछ और ही बता रहे होते हैं। और साथ ही रात 1 बजे की कैमरा फुटेज भी इनकी हाथ लगती है, जिसमें वो अपनी कार को लेकर कहीं पर जा रहा था। और इसी के बेस पर हायोंग उसके घर की तलाशी लेने के लिए कहता है कि अभी भी उन्हें कुछ मिल सकता है। अगर वो चौकन्ना हो गया तो वो सारे सबूतों को मिटा देगा। बट इन सब के लिए इन्हें चाहिए होता है सर्च वारंट, जो कि इतनी आसानी से तो इन्हें नहीं मिलता। बट फिर भी ये इस बात की रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि उन्हें शक है कि उसने अपनी बीवी और सास को भी मारा होगा इंश्योरेंस पाने के लिए। तो वही यून टेगु वेट कर रही होती है उस पर्सन के शॉप से बाहर आने का, ताकि वो जैसे ही बाहर आए वो उसे पूछताछ करने के लिए थाने ले जा सके। बट जैसे ही ये लोग उसे पूछताछ की बात करते हैं, वो पर्सन इन्हें सर्च वारंट दिखाने के लिए कहता है कि अगर उनके पास सर्च वारंट होगा तभी वो उनके साथ चलेगा, जो कि अभी के लिए तो इनके पास नहीं होती। और साथ ही ये लोग उसी कार में एक डॉग के साथ एक फोटो भी देखते हैं, और साथ ही एक टेडी बियर भी, जैसा कि इन्हें शक होता है। अब एक तरफ जहाँ पर सर्च वारंट की मारामारी चल रही होती है, तो वहीं ये बंदा पूरी तरह से अलर्ट हो गया होता है, और इसलिए ये सबूत मिटाने के लिए अपनी कार को ही आग लगा देता है, ताकि अगर कुछ रह गया हो उसकी कार में तो वो पुलिस को न मिले। और इस बात की रिपोर्ट करने के लिए ये सुबह कॉल करता है पुलिस को, जिससे इनका शक और भी यकीनी बदल जाता है, और सर्च वारंट के साथ ये जाते हैं उसे अरेस्ट करने, जो कि अभी भी भोला भाला बनने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। इवन कि ये तो पूछताछ में भी कोई भी सहयोग नहीं करता, और खुद की हथकड़ियां खोलने के लिए कहता है कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है उसके अगेंस्ट, और इसलिए वो उसे हथकड़ियां नहीं पहना सकते। इवन कि वो यहाँ तक ये भी कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा उसके घर से, जिसका आंसर शायद ये हो सकता है कि उसने सारे मर्डर्स अपने कार में किए होते हैं, जिसे वो ऑलरेडी जला चुका होता है। इसलिए ये लोग उसके अगेंस्ट मिले सबूतों को उसे दिखाने लगते हैं, बट उसने विग और मास्क पहन रखी होती है, इसलिए वो उसे पहचानने से ही मना कर देता है। साथ ही इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है उन ऑफिसर्स पर कि उसे उनकी बात नहीं बल्कि उन ऑफिसर्स को उसकी बात माननी पड़े, जिससे हायोंग बहुत ही आसानी से समझ जाता है कि वो बंदा कितना मजबूत है दिमाग से। इसलिए ये लोग प्लान बनाकर उसे पूछताछ करने जाते हैं, जिसमें वो इन्हें भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है पानी मांगकर। दरअसल ये बस चेक कर रहा होता है कि वो उन्हें अपने इशारों पर नचा सकता है या नहीं। बट हायोंग यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता, और उसे सिर्फ तभी पानी देने की बात करता है जब उसे सच में प्यास लगेगी। और यहाँ पर सिर्फ माइंड गेम्स होती हैं, जिसमें हायोंग उसके दिमाग से उस पर्सन को ढूंढने लगता है जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता हो, और वो पर्सन होता है उसका बेटा, जिसको लेकर ये गुस्सा हो जाता है जब हायोंग उसे ये कहता है कि उसे तुम पर शर्म आएगी जब उसे तुम्हारे क्राइम्स के बारे में पता चलेगा। इवन तो इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता, बट फिर भी ये लोग बहुत सारी बातें जान लेते हैं उसके बिहेवियर से, उसके बदलते हुए एक्सप्रेशन से। बट इसके बावजूद भी ये खुद को कंट्रोल कर लेता है ताकि वो इमोशन में बहकर उन्हें कुछ बता न दे, और उनकी हर एक सवाल का सोच समझ कर जवाब देता है, जिससे एक तरह से इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। वो बंदा दिमाग से इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इनकी सारी कोशिशें बस फेल साबित होती हैं, और इसलिए इनके पास गैस करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता कि वो लड़कियों को लुभाता कैसे होगा। और इनके हिसाब से वो पर्सन अपनी महंगी कार, बात करने का तरीका और कपड़ों से लोगों को लुभाता होगा, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे कपड़े मिले होते हैं जिसका वो यूज मर्डर करने के लिए किया होगा। और उन्हीं कपड़ों में से एक कपड़े में फॉरेंसिक टीम को ब्लड स्टेन मिलती है, जो कि एक विक्टिम के डीएनए से मैच कर जाती है, जिससे इनके पास फाइनली एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है जिसे वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। पर इसकी भी एक कंडीशन होती है कि वो सिर्फ यून टेगु से बात करेगा और उसके अलावा किसी और से नहीं, और हो सकता है कि ये उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की सोच रहा हो।
और इसीलिए हायोंग उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वो बस उसकी बातों को सुनती रहे और इस तरह से दिखाए कि वो उसे समझती है। और एग्जैक्टली यून ऐसे ही करती है, जिसमें ये उसे लोगों को मारने का रीजन बताता है कि वो किसी वजह के लिए नहीं बल्कि वो लोगों को इसलिए मारता था क्योंकि उसे मजा आता था ऐसा करने में। उसने बचपन में एक सीरियल किलर के बारे में सुना था और उसे लगा कि वो भी उसी की तरह है और इसलिए वो लोगों को मारना शुरू किया। और उसकी कन्फेशन के साथ रीएनैक्टमेंट करवाई जाती है कि उसने किन जगहों पर कितने लोगों को मारा, जो कि असल लाइफ में तो ये 8 लोगों को मारने की बात को कबूल करता है, जबकि प्रोसिक्यूटर उस पर 10 वुमेन को मारने का आरोप लगाते हैं और उसके सारे गुनाहों के लिए इसे मौत की सजा सुनाई जाती है 2009 में। बट ये अभी भी जेल में सड़ रहा है क्योंकि किसी को भी वहाँ पर फांसी पर लटकाया ही नहीं जाता। इस केस के साथ बहुत सारे ऑफिसर्स की प्रमोशन की जाती है, जिसमें क्राइम यूनिट के हेड को सुपरिटेंडेंट बना दिया जाता है, तो वहीं युनसुक और हायोंग को भी एक बड़े पोस्ट पर प्रमोट किया जाता है। और इस पूरी सीरीज में पहली बार हम युन टिकू को हंसता हुआ देखते हैं, जो कि सच में बहुत क्यूट लगती है। और जाते जाते इस सीरीज के मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, जिसका कैरेक्टर हायोंग ने प्ले किया था। इनका नाम होता है क्वांग इलियन, जो कि 1989 में एक पुलिस ऑफिसर बने थे और उसके बाद 1993 में एक प्रोफाइलर। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे केसेस को हैंडल किए और उन्हीं केसेस के बेस पर इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है दोज हु रीड द हार्ट्स ऑफ इविल। और उनकी उसी बुक पर ये सीरीज बनी है, जो कि बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट को दर्शाती है। एंड आई होप ये सीरीज डिप्रेसिंग ना होकर आपको हेल्प की होगी थोड़ी बहुत क्रिमिनल बिहेवियर को समझने में। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में एक और स्टोरी के साथ। टिल देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।